हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्टडी ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की पियोन भर्ती 2025 के बारे में। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लास 4 यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकाली हुई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इस फॉर्म में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन सभी का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। टोटल 5670 पर यह पोस्ट निकाली गई है। आवेदन समय सीमा 27 जून से 26 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। शुल्क आप 27 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग अलग हैं। जनरल ओबीसी क्रेमलियर अदर स्टेट के लिए 650 रुपये हैं। ओबीसी नॉन क्रेमलियर एसबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है और विकलांग लोगों के लिए निःशुल्क है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। यह आयु सीमा 1/1/2026 को आधार मानकर ली गई है। एससी एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है और सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो बिना देरी किए चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की ओर। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में आ जाना है। वहाँ पे आपको गूगल में लिखना है आरएचसी एग्ज़ाम। आरएचसी एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट लिखने के बाद में आपके सामने 2 साइट दिखाएगा। इसमें से आपको नीचे वाली साइट पे rhcexam.rajasthan.go.in पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यू यूजर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करें, नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद में आपके सामने यह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, जेंडर सेलेक्ट करना है। अपना नाम आपको 10वीं की मार्कशीट यानी कि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। उसी अनुसार पिताजी का नाम, उसके बाद अपनी माता का नाम, आगे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने जो नंबर दिए थे उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद में आपको वेरीफाई नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपके सामने एक नया ऑप्शन आएगा यूज़र नेम का। तो यूज़र नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड अल्फा नंबरिक होना चाहिए, यानी कि उसमें ABC और स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 का भी यूज़ होना चाहिए। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, एक वैलिड कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, अपलोड फ्रंट साइड ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट वैलिडिटी आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद में आपको बैक साइड की फ़ोटो अपलोड करनी है। गाइडलाइन पर क्लिक करके आपको देख लेना है कि किस प्रकार से किस साइज़ की फ़ोटो मांगी गई है। आपको उसी अनुरूप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज इसमें दिया हुआ है। फ़ोटो यानी कि 10 से 25 KB के बीच में JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद में जो आइडेंटिटी कार्ड है वो 10 से 50 KB का होना चाहिए। बैक साइड भी वही 10 से 50 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर का भी वही सेम साइज़ दिया हुआ है, 10 KB से 25 KB के बीच में सिग्नेचर आपके होने चाहिए। यदि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दिए गए साइज़ के अनुरूप नहीं है तो आपको अपने गूगल में इमेज रिड्यूस लिख लेना है। वहाँ से आपको इमेज रिड्यूस साइज इन KB पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और जिस साइज़ में फ़ोटो मांगी गई है उस साइज़ को आपको डाल देना है उसमें और अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको इस प्रकार से फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ आपको रिसाइज कर लेना है और आराम से आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर इस प्रकार अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद में आपको
ये जो डिक्लेरेशन दिखा रखा है चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। नीचे आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके साथ बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली दिखाई देगा। नीचे आपको एनरोलमेंट स्टेटस में एनरोलमेंट पेंडिंग दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, फिल फॉर्म और लॉगआउट का। तो आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करके अपने आगे का फॉर्म भरना है। आवेदक का नाम, आवेदक के नाम में आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम डालना है। पिताजी का नाम की जगह आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। माता का नाम में आपको अपनी माताजी का नाम डालना है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। अपनी वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करनी है। मैरिड है तो मैरिड कर देना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड कर देना है। उसके बाद में आपको अपना मूल निवास का स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, क्षेत्र सेलेक्ट करना है, रूरल या अर्बन, शहरी या ग्रामीण, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपनी जन्मतिथि डाल देनी है। जन्मतिथि डालने के बाद में आपको नीचे, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो आप ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको अपने संतानों की संख्या दर्ज करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में 1/6/2002 से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद में ऑप्शन है 1/6/2002 व 22/6/2024 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। उसके बाद है 22/6/2024 के बाद जन्म लेने वाली संख्या। तो आप इसके अनुरूप आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको इसमें यस नो कर देना है। विकलांग की श्रेणी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा राज्य के मामलों में संबंध, मूल या स्थायी क्षमता में सेवारत कर्मचारी। अगर आप एक सर्विसमैन हैं या स्थायी कर्मचारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। इसके बाद में आता है संरक्षक सेवा कार्मिक, रिजर्व डिफेंस सर्विस। अगर आप डिफेंस सर्विस हैं तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको नो रहने देना है। भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको नो रहने देना है। इसके बाद में आपके सामने स्टेप आ जाएगी एड्रेस की। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, अपना पूरा एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, अपना राज्य सेलेक्ट करना है। आपका अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसमें आपको पात्रता 10वीं कक्षा की दी हुई है, तो आपको अपनी 10वीं की डिटेल डालनी है। कब आपने पास की, किस बोर्ड से पास की, किस सन में पास की, तो ये डालना है। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा श्रेणी का, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं आपको उस श्रेणी का चुनाव करना है। उसके बाद में आपको उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट नंबर डालने हैं और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट डालनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बनवा लेना है। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आएगी अदर इन्फॉर्मेशन। क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है? अगर आप इसमें हैं तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना। क्या आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया था? इसमें आपको अपने अनुसार यस या नो सेलेक्ट करना है। क्या आप विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है? इसमें आपको नो कर देना है। क्या आपके विरुद्ध कभी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई? इसमें आपको यस या नो कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आएगी, क्या आपके विरुद्ध कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय में कोई आरोप या दाखिल किया गया है? आपको नो कर देना है। क्या आपके संबंध में कभी कोई नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दर्ज की गई है? यहाँ पे आपको नो कर देना है। क्या आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है? इसमें भी आपको नो कर देना है। क्या आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है? इसको भी आपको नो कर देना है। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लंबित है? इसको आपको नो कर देना है। क्या पूर्व नियुक्तों द्वारा सेवा से बर्खास्त हटाया गया है? इसमें अब इस सभी ऑप्शन में आपको नो कर देना है। इसके बाद में आपको स्थान में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिया गया परीक्षा शुल्क रियायत का, यानी कि ये भर्ती जो 2019 में निकली थी उसमें आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको यस कर देना है और उसका आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जिससे आपकी फ़ीस यानी कि माफ़ हो जाएगी, शुल्क नहीं लगेगा। अगर आपके पास में एप्लीकेशन नंबर उपलब्ध नहीं है तो आपको इसको नो ही कर देना है। इसके बाद में नीचे आपको अपना कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद में सेव एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। सेव एंड मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको
नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास में नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर एग्रीगेटर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर नीचे पे नाउ पर क्लिक करना है और आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद में आपको इसका एक प्रिंट ले लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।